एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं इस दिवाली पर चमकते हुए हमारे सितारे यानी गोल्ड पर आपसे बात करना चाहती हूं, क्योंकि गोल्ड के भाव को हमने हर हफ्ते एक नई ऊंचाई पर देखा है और रिकॉर्ड भाव को देखते हुए गोल्ड में निवेश को लेकर बहुत सारे राय आपको मिल रही है। कोई एक्सपर्ट कुछ कह रहा है, कोई एक्सपर्ट कुछ कह रहा है और कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें जो हैं इसमें अभी और भी हम तेजी देखेंगे, और कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जरा संभल कर रहिएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिकॉर्ड भाव पर निवेश करना हो तो किस विकल्प पर आप करें ज्यादा भरोसा? क्या फिजिकल गोल्ड खरीदना सही होगा या गोल्ड के ईटीएफ के ऑप्शन पर आप नजर डालें? गोल्ड में आप करना चाहते हैं सिर्फ, तो बाजार में इसका भी अब विकल्प आपके पास है। जो विकल्प नहीं है अब आपके पास, वो मुझे ऐसा लग रहा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का है। लेकिन हम इन सब पर बात करने वाले अपने एक्सपर्ट से और समझने वाले हैं कि आपको अगर इस गोल्ड में के भाव की तेजी पे आप चाहते हैं आप भी रिटर्न कमाएं, तो क्या आपको निवेश के लिए किस फॉर्म में गोल्ड को चुनना चाहिए और गोल्ड का भाव अगली दिवाली तक कहां हो सकता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो गोल्ड के प्राइस से लेकर इसमें निवेश का तरीका क्या हो, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए दो खास मेहमान, कीर्तन शाह, फाउंडर एंड सीईओ क्रेडेंस वेल्थ, और ऑगमॉन्ट गोल्ड फॉर ऑल की हेड रिसर्च डॉक्टर रेनिशा चन्नानी। थैंक यू सो मच आप दोनों को, हैप्पी दिवाली। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त निकाला, त्योहार के सीजन में आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो पहले तो मैं रेनिशा आपसे पूछना चाहूंगी कि भाई गोल्ड का जो मौजूदा हम भाव देख रहे हैं, इसमें हमें निवेश करना चाहिए या नहीं, और मुहूर्त ट्रेडिंग पर गोल्ड खरीदें? जी, हैप्पी दिवाली टू ऑल द व्यूअर्स एंड हैप्पी दिवाली टू यू टू प्रियंका। जिस तरह से गोल्ड की प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर है, ये सबके मन में सवाल आता है कि यहाँ निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो मुझे लगता है जिस तरह से अभी सिनेरियो है, जहाँ पे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिस वजह से प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर आई है, मुझे लगता है थोड़ा टोकन बाइंग करना चाहिए, क्योंकि ये फेस्टिव स्पिरिट है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है हमारी दिवाली पे गोल्ड बाय करने के लिए। तो ये लेवल्स पे मुझे लगता है थोड़ा बहुत बाइंग, टोकन बाइंग कर सकते हैं आप। कॉइन्स खरीदे या फिर छोटे अमाउंट में बाय कीजिए, ऐसा ऑस्पिशियस बाइंग, बट लमसम बाइंग मैं एडवाइस नहीं करूंगी ये लेवल्स पे। मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, प्राइसेस मिड डिप्स में रहेंगे, फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड को कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा आप इन्वेस्ट कीजिए। ओके, सो आप कह रहे हैं कि भाई गुड लक के लिए शुभ निवेश माना जाता है, तो ठीक है, आपको थोड़ा सा मुहूर्त ट्रेडिंग में गोल्ड ले लेना चाहिए। कीर्तन, आप मुहूर्त ट्रेडिंग में गोल्ड खरीदेंगे या कहीं और खरीदारी करने की सलाह देंगे? क्योंकि इक्विटी में भी जो है हम काफ़ी एक्शन देख रहे हैं और कई लोग यहाँ पर खरीदारी का भी मौका देख रहे हैं, लेकिन आप इन्वेस्टर्स को क्या सलाह दे रहे हैं? गोल्ड एज अ मुहूर्त ट्रेडिंग में खरीद या नहीं खरीदना है? प्रियंका जी, सबसे पहले फेस्टिविटी ग्रीटिंग्स आपको और पूरी टीम को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे दूसरी गेस्ट ने भी कहा, आप जब इन अवसरों पर गोल्ड खरीदते हैं, आप वो गोल्ड एज अ टोकन खरीदते हैं, और उसके लिए तो आपको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। ये एक रीत है जो सालों से फॉलो की जा रही है। पर अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस की बात करूं, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि गोल्ड प्रॉबली बहुत बेहतर लेवल्स पे है, और अगले एक साल तक मुझे ऐसा लग रहा है गोल्ड में आपकी एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स को लेकर थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए। देखिए, 3-4 रीजंस है गोल्ड क्यों भागा है। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट हो गया यूएस में, जिसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिला। दूसरा, जैसे वॉर और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही है, जिसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिला। अब आप देखिए, ये दोनों चीजें मुझे ऐसा लग रही है कि प्रॉबली सॉफ्ट हो जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कशन चल रहे हैं कि रेट कट फेड जिस तेजी से करने वाला था उस तेजी से नहीं होगी। इंडिया में भी रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी बहुत जल्दी, पर अब ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर FY25 में होगी। इन सब चीजों की वजह से, और आप अगर इराक और ईरान वाली वॉर को भी देखें तो काफी सॉफ्ट हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन सब चीजों को देखकर गोल्ड प्राइस में जो मोमेंटम आया था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली टोकन बाइंग कीजिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है अगले एक साल तक एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स को लेकर थोड़ी सी गोल्ड में कम रखें। ओके, सो आप म्यूटेड एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं एज फार एज रिटर्न्स आर कंसर्न। लेकिन रेनिशा, मैं आपसे एक बार लेना चाहूंगी, गोल्ड का प्राइस आउटलुक क्या है? कोई कह रहा है अगली दिवाली तक क्या हम
1 लाख का लेवल देख रहे होंगे क्या गोल्ड में? जी, इट इज टू अर्ली टू से कि नेक्स्ट दिवाली तक क्या हो सकता है, बिकॉज हर 2-3 महीने में आप देखेंगे नए फैक्टर्स इमर्ज कर रहे हैं। तो एटलीस्ट यहाँ से एक व्यू रखना हो तो मैं कहूँगी 6 मंथ्स डाउन द लाइन का व्यू रखें। तो मुझे लगता है कि जो वो गेस्ट ने बातें की कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जो नेक टू नेक कंपटीशन चल रही है, और जिस तरह से उनके ऑपोजिट एकदम व्यूज हैं टैक्स कट्स के लिए, या फिर किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस बनाएंगे वो, तो ये भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम बना रहेगा, बट मुझे लग रहा है दिसंबर में हम थोड़े प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं प्राइजेस में, क्योंकि ईयर एंड प्रॉफिट बुकिंग होगी एंड प्राइजेस काफी बढ़ चुके हैं। तो बाकी के फैक्टर्स भी अभी धीरे धीरे डिस्काउंट हो चुके हैं सारी प्राइजेस में। तो मुझे लगता है दिसंबर में एक अच्छा महीना रहेगा जहां पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, लमसम बाइंग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे लगता है कि गोल्ड $3,000 तक जा सकता है, जो प्राइजेस लगभग 85 to 86,000 तक की लेवल्स की टारगेट्स मुझे दिख रहा है। इतना ज्यादा अपसाइड मैं 1 लाख रुपीज तक फिलहाल नहीं देख रही हूँ। तो मुझे लगता है डिप्स पे बाय करना चाहिए अराउंड, जब हम $2,500 के आसपास प्राइजेस देखें, जो इंडियन प्राइजेस में लगभग 74,000 के आसपास दिखेगी। तो आपको 20% अपसाइड एटलीस्ट 6 मंथ्स में तो दिख ही रहा है। अक्षय तृतीया तक तो मुझे लगता है कि हम 20% जितने रिटर्न्स देख सकते हैं अगर आप नवंबर-दिसंबर में इन्वेस्ट करते हैं तो। ओके, सो कीर्तन, अब गोल्ड जो है हमारी पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप जब भी हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो आप और आपके जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं कि आपको गोल्ड में एक्सपोजर ज़रूर रखना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा समझाइए, आप जितने अच्छे तरीके से समझाते हैं, कि गोल्ड का रोल क्या प्ले करता है और इसमें कितना निवेश करना चाहिए ओवरऑल एसेट एलोकेशन के हिसाब से, और किस फॉर्म में, वो अगला सवाल है। पर पहले बताइए गोल्ड का रोल हमारे पोर्टफोलियो में। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एंड फॉरगेट अबाउट रिटेल, मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को भी मार्केट टाइम करना उतना आसान नहीं है। तो उस नज़रिए से अगर आप देखें, द बेस्ट स्ट्रैटेजीज कि आप अपने रिस्क को ध्यान में रखकर एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। जैसे मैं एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हूँ, मैं 80% पैसा इक्विटी में रखता हूँ और बाकी का बचा हुआ 20% मैं फिक्स्ड इनकम और गोल्ड के बीच में मूव करते रहता हूँ डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। तो ये जो बाकी का जो 20% है वो आइडियली मुझे थोड़ा सा कुशन और थोड़ा सा लिक्विडिटी दे देता है जब मुझे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। क्योंकि आप देखिए, जनरली ये कहा जाता है कि आप बाय ऑन डिप्स कीजिए, बाय ऑन डिप्स कीजिए, पर स्पेसिफिकली पिछले 3-4 सालों में जितने भी निवेशक मार्केट में आए उन्होंने डिप्स देखी ही नहीं है। तो होता यह है कि 2% की डिप पे मार्केट में इतना हंगामा हो जाता है कि आप 2% की डिप पे आपका बचा हुआ पैसा निवेश कर देते हो, और जब एक्चुअल डिप आती है 10% की, 12% की, 15% की, तब आपके पोर्टफोलियो में पैसा बचता ही नहीं है ज्यादा निवेश करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय पे आपका ये जो 20% पैसा है जो आपने फिक्स्ड इनकम या गोल्ड में निवेश करके रखा है, उसे आप यूज कर सकते हो मार्केट्स को नीचे बाय करने के लिए। और ऑल्सो ये एक बैलेंसिंग फैक्टर है आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये देखा गया है कि इक्विटी और गोल्ड थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नेगेटिवली कोरिलेशन में बिहेव करते हैं। तो आप देखिए, जब भी इक्विटी मार्केट्स थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो लोगों को रिस्क नहीं लेना होता है, जिसकी वजह से वो पैसा गोल्ड में निवेश हो जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में शायद गोल्ड आपको एक वो बैलेंस फैक्टर दे जाता है आपके पोर्टफोलियो में, जो पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस करने में हेल्प कर जाता है। क्योंकि इक्विटीज जब नीचे जा रहे हैं तो पोर्टफोलियो डेट और गोल्ड की वजह से या तो स्टेबल रहता है, या तो वो 20% का पैसा या रिटर्न उसमें बनते हैं, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो पे उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर डेफिनेटली आपको आपका रिस्क देखकर एसेट एलोकेशन को फॉलो करना चाहिए, और उसमें 100% मेरे हिसाब से गोल्ड का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, और आपको तकरीबन कम से कम 10% पैसा आपके पोर्टफोलियो का गोल्ड में डेफिनेटली होना चाहिए।
अब आपने ये बता दिया 10% होना चाहिए, अब ये भी बता दीजिए कीर्तन किस फॉर्म में, क्योंकि अब जो एक इन्वेस्टर है ही और शी इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो आई थिंक हम सभी का, रेनिशा से भी जब मैंने बात किया और आपसे भी बात किया, जो हम सबका बहुत फेवरेट ऑप्शन था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसका हमने एक भी ट्रांच इस साल अभी तक नहीं देखा है, तो वो वहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़े से हमारे हाथ में निराशा लगी। एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है ये मेरा लॉस है यहाँ पर। बट अपार्ट फ्रॉम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, आपको क्या लग रहा है और निवेश के क्या क्या ऑप्शन है जहां आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा गोल्ड में रादर देन फिजिकल गोल्ड? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के नए इश्यूज शायद नहीं आएंगे। गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया कि उन्होंने जो ऑफर किया था इस प्रोडक्ट में वो थोड़ा सा बियॉन्ड इट वाज टू गुड, इट वाज टू गुड टू बी ट्रू। तो शायद नए इश्यूज नहीं आएंगे, पर आप फिर भी पुराने इश्यूज मार्केट से बाई कर सकते हैं। पर ये थोड़ा सा एक प्रोफेशनल चॉइस है और प्रोफेशनल लोगों को करना चाहिए, क्योंकि वो प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं और बहुत सारी उनकी लिक्विडिटी रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर है तो आप एसजीबी को अभी भी सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं। पर फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास प्रॉबली फिजिकल गोल्ड को छोड़कर 3 ऑप्शंस है। या तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, या आप गोल्ड ईटीएफ्स में निवेश कीजिए, या आप डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। देखिए ज्यादा फर्क नहीं है इन तीनों में, क्योंकि थैंक्स टू द लेटेस्ट बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने ये तो बड़ा क्लियर कर दिया कि आप अगर गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं, अगर एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है तो आपको 1 साल का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, और अगर ट्रेड नहीं हो रहा है तो वो 2 साल हो जाएगा। तो टैक्सेशन में इतना कुछ मेरे हिसाब से बचा नहीं है। सिर्फ एक ही दोनों साइड पर जो प्रॉब्लम्स है वो मैं बता देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिजिटल गोल्ड में एक 3% का जीएसटी है जो थोड़ा सा एक सेटबैक है, और प्रॉबली प्राइसिंग भी शायद काफी हद तक मार्केट लिंक नहीं है, उसमें स्प्रेड्स है। तो 100 रुपए का गोल्ड पॉसिबल है कि आपको 101 रुपए में मिले, या बेचने जाओ तो 99 में मिले। जो प्रॉब्लम गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ में नहीं है, पर एक प्रॉब्लम है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में कि अगर आप थोड़ी बारीकी से टैक्सेशन लॉस को पढ़े जो चेंज हुए थे, आप 31 मार्च 2025 तक इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ भी खरीदेंगे, फिर आप कितना भी लंबा होल्ड कीजिए आपको फिर भी स्लैब रेट पे टैक्स लगेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है 31 मार्च 2025 तक एक बेटर ऑप्शन है कि आप डिजिटल गोल्ड लीजिए, और उसके बाद शायद आप गोल्ड ईटीएफ्स में स्विच कर सकते हैं नया पैसा। ओके, सो आपको लग रहा है रेनिशा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो लॉस होगा सेकेंडरी मार्केट से आप खरीद सकते हैं, पर आपको जैसे आप जब आरबीआई जब ट्रांस लाते थे तो उसमें हमको एडेड इंटरेस्ट मिलता था, वो सेकेंडरी मार्केट से जब आप खरीदेंगे नहीं मिलेगा। सो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के नहीं आने से कौन सा वो गोल्ड का निवेश का विकल्प है जो आपको लग रहा है ज्यादा चमकेगा? कौन उसे रिप्लेस कर सकता है जितने एग्जिस्टिंग ऑप्शन है उसमें? मुझे लगता है कि गोल्ड ईटीएफ्स में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं 2024 में, जब से एसजीबी के ट्रांचेस आना बंद हुए हैं। ऑलमोस्ट हमने देखा है कि 7300 करोड़ जितना नया इन्वेस्टमेंट आया है 2024 में, एंड ये 150% इंक्रीज है पिछले साल से। और आप देखेंगे तो ईटीएफ की होल्डिंग्स जो है वो अभी ऑलमोस्ट 52.6 टन जितनी है, पिछले साल से 10 टन जितनी बढ़ चुकी है। तो ये एक क्लियर विनर है। एसजीबी के ट्रांचेस ना आने से गोल्ड ईटीएफ्स में काफी एक इंटरेस्ट बन रहा है। एंड ये जो बाकी डिजिटल गोल्ड है उसमें भी हम देख रहे हैं जो काफी मिलेनियल्स हैं जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं थे इतने, वो काफी डिजिटल गोल्ड में इवॉल्व हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको 24/7 एनी टाइम गोल्ड बाय करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है। एंड मुझे लगता है थोड़ा बहुत फिजिकल गोल्ड में भी बाइंग बढ़ी है। तो सारे जो विकल्प है सब में एक हर तरह से इंटरेस्ट बढ़ा है, बट ज्यादा जो मुझे लग रहा है गोल्ड ईटीएफ इज अ क्लियर विनर। ओके, सो टेकिंग फ्रॉम व्हाट रेनिशा सेड, गोल्ड ईटीएफ पर कीर्तन अभी मैं बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी बात कर रही थी, डेफिनेटली इंटरेस्ट बढ़ा है। और कस्टम ड्यूटी के कट के बाद हमने वो जो महीना देखा था अगस्त का, वहाँ पर तो ज़बरदस्त बाइंग हुई थी। जो एम्फी के आंकड़े थे वो बता रहे थे रिकॉर्ड बाइंग हुई गोल्ड ईटीएफ में, इंडियन इन्वेस्टर्स ने खरीदा। तो गोल्ड ईटीएफ को आप कैसा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मानते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें ये रहता है कि आप गोल्ड को एक्चुअली में बाजार से
खरीदते हैं, बाजार से बेचते हैं और गोल्ड का भाव चाहे जितना भी हो आप एक गोल्ड के यूनिट के बराबर पैसा देते हैं। तो आपको लगता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को रिप्लेस करने में गोल्ड ETF नंबर 1 हो जाएगा और इसमें इंटरेस्ट भी बढ़ा है, राइट? व्हाट डू यू फील? नहीं, 100% आई थिंक जैसे मैंने भी मेरे आंसर में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है गोल्ड ETF बहुत बेस्ट रिप्लेसमेंट है SGBs को लेकर। पर देखिए, थोड़ा सा इंडियन माइंडसेट अलग है। लोगों को गोल्ड जब निवेश करते हैं तो उनको फील करना होता है, उनको उसकी यूटिलिटी पे ध्यान देना है। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन इन्वेस्टर जब आप गोल्ड में निवेश करते हो, आपको बहुत क्लियर होना है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या यूज करने के लिए कर रहे हो। अगर आप यूज करने के लिए कर रहे हो तो आप कितने भी बेहतर टैक्स लॉज या लिक्विडिटी लेके आइए, लोग फिर भी फिजिकल में इन्वेस्ट करेंगे। पर अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हो, राइट, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी पड़ेगी, कभी निकलना भी पड़ेगा, कभी और पैसा भी डालना पड़ेगा। तो आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा कि आप पैसा कहाँ लगाएंगे। पर अगर आप एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट को देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है गोल्ड ETF इज अ क्लियर विनर। मोस्ट पैसा जो SGB में जा रहा था वो सब SGB में जाएगा, ETF में जाएगा। पर जैसे मैंने कहा कि हर कोई गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देखता या सोचता है कि ये इन्वेस्टमेंट है, पर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए ETF बेस्ट ऑप्शन है। फिर भी फिजिकल गोल्ड में पैसा जा रहा है जो कभी एक बार लेने के बाद बिकता नहीं है। तो आपने जो कहा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उनकी एक रिसर्च बता रही है कि गोल्ड का जो 50% कंजम्पशन है ना वो ज्वेलरी में होता है और केवल 30% जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसमें इंडस्ट्रियल यूज और इन सब में जाता है। बट ओनली 50% ज्वेलरी। सो हम बिल्कुल जो है ना गोल्ड को छूना, उसे महसूस करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। रहने जो तो इस जब हम फिजिकल गोल्ड लविंग कंट्री में हैं, और सिर्फ ये इंडिया का ट्रेंड नहीं है, ये मत सोचिएगा सिर्फ इंडियंस ही, चाइना में भी यही ट्रेंड नज़र आ रहा है और भी दूसरे देशों में कि फिजिकल गोल्ड या फिर ज्वेलरी खरीदना लोगों को पसंद आता है। तो आपको लग रहा है ये जो हम एक ज्वेलरी लविंग कंट्री है रेनेशा, वो निवेशक में कन्वर्ट होंगे क्या? यस प्रियंका, आपने जैसे कहा कि 50% ज्वेलरी कंजम्पशन है, ये जो नंबर्स हैं ये ओवरऑल वर्ल्ड की एवरेज नंबर है। अगर आप इंडिया की बात करें तो हमारा रेशियो और भी बड़ा है। हमारे यहाँ इंडिया में 75% ज्वेलरी कंजम्पशन होता है एंड 25% इज द अदर मीन्स, इन्वेस्टमेंट ले लो या इंडस्ट्रियल यूज ले लो। तो इंडिया तो सबसे ज्यादा ज्वेलरी का यूजर है पूरे वर्ल्ड में, एंड सेकंड प्लेस और ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पर है अभी चाइना भी। तो यस, हमें गोल्ड को फ्लॉन्ट करना, उसे टच करना, उसे फील करना काफी अच्छा लगता है। तो यस, इन्वेस्टमेंट जो ग्रेजुअली अभी नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं फिजिकल गोल्ड में बाइंग जो है वो वही की वही लेवल्स है, ऐसा नहीं है कम हुई है। बट जो पहले क्या होता था कि इफ यू आर अबाउ एज 40, 45, 50 तो आप डिसीजन लेते थे गोल्ड में बाइंग करने के लिए। बट आजकल क्या है, जो मिलेनियल्स हैं या फिर जो नया जनरेशन है, जनरेशन आप Y देखिए, जनरेशन Z देखिए, इवन इफ दे आर अराउंड 20 एज, वो गोल्ड में बाइंग करते हैं और खुद ही बाइंग करते हैं। ये सब वो कैसे करते हैं? डिजिटल गोल्ड के थ्रू। एंड उसमें डीमेट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका आपने बैंक डिटेल्स डाल दी, नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया एंड आपका यू आर डन, यू कैन बाय डिजिटल गोल्ड। तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट में भी आप गोल्ड बाय कर सकते हो। तो ये नए मेथड्स निकले हैं गोल्ड बाइंग के, इससे काफी फर्क पड़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है गोल्ड में। अभी भी हम काफी कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि प्राइजेस इतनी बढ़ गई है, तो ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड नहीं लिया जाता है, लाइट वेट ज्वेलरी ली जाती है फिजिकल जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बट लोगों को पता चल गया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये बहुत अच्छा है। हर साल आपको 12% जितना CAGR रिटर्न मिला है लास्ट 25 ईयर से। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है गोल्ड में ग्रेजुअली, बट ज्वेलरी का कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है, इट इज एट द सेम लेवल। बट यस, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है डिजिटल गोल्ड में, खास करके ETF में जैसे हमने बात की। तो नया जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो भी अभी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। So, कीर्तन, आपका टेक, ज्वेलरी लविंग कंट्री है, इन्वेस्टर बनेंगे क्या ये लोग, या जो ज्वेलरी खरीदते हैं वो ज्वेलरी खरीदते रहेंगे और एक न्यू जनरेशन होगी जो आपके जैसी जो निवेश के लिए गोल्ड के दूसरे ऑप्शन को देखेगी? यू फील कि ये डिवाइड बना रहेगा?
नहीं नहीं, ये डेफिनेटली डिवाइड बना रहेगा क्योंकि हम दोनों तरीके के कस्टमर्स को कैटर करते हैं। और ये बहुत ही क्लियर है कि जो थोड़े से 40 इयर्स एंड अबव वाले लोग हैं, वो आज भी गोल्ड में जब निवेश करते हैं तो उनको फिजिकल गोल्ड ही चाहिए। पर जैसे रेनिशा ने भी कहा कि नई जनरेशन थोड़ी टेक सेवी है, उन्हें इन्वेस्टमेंट्स समझ रहा है, इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट है, तो वो गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देख रहे हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी यूज कर गोल्ड खरीद रहे। तो नई जनरेशन को शायद गोल्ड का उतना यूज का शौक नहीं है, वो एज एन इन्वेस्टमेंट लेते हैं। पर पुरानी जनरेशन अभी भी गोल्ड उनके लिए यूज केस इज ओनली पहनना या कंजम्पशन। डिजिटल गोल्ड पर आपने बात की कीर्तन। डिजिटल गोल्ड ना बहुत इजीली सब लोग खरीद रहे हैं, पर मुझे एक उसके साथ एक दिक्कत दिखती है कि रेगुलेशन को लेकर क्लैरिटी, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सरकार को इसको अंडर किसी ये रेगुलेशन अभी आती है, नहीं आती है? एज फार एज आई नो नहीं आती है। सो कैन यू गिव मी सम क्लैरिटी? और डिजिटल गोल्ड के प्रोज एंड कॉन्स भी थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप बताएं, क्योंकि वो बहुत आसानी है, बहुत सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो आपको दे रहे हैं वो डिजिटल गोल्ड, एक्सेसिबिलिटी है, आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी कहीं भी। तो इसके प्रोस और कॉन्स मुझे थोड़ा दोनों समझा दीजिए, सो दैट एन इन्वेस्टर गेट्स टू नो कि जब वो डिजिटल गोल्ड चुनता है तो क्या उसके पास प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। आई थिंक देखिए, सबसे पहला तो टेक्निकली मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले तो आप जब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदते तो आपको कोई जीएसटी नहीं लगता, एसजीबीज के द्वारा भी आप खरीदते तो आपको कोई जीएसटी नहीं लगता, पर जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको 3% जीएसटी लगता है। वो एक मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है डिजिटल गोल्ड में निवेश करने का। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है स्प्रेड्स का भी प्रॉब्लम है। स्प्रेड जैसे मैंने पहले वाले आंसर में भी कहा, अगर सोना 1000 रुपए का मार्केट प्राइस है तो आप लेने जाते हो तो शायद 1005 में मिलता है, बेचने जाते हो तो 995 में मिलता है। ये दो मुझे ऐसा लग रहा है डिजिटल गोल्ड को लेकर प्रॉब्लम है। टैक्सेशन से लेकर तो कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज बचा नहीं है। तो ये दो मुझे ऐसा लग रहा है मेजर प्रॉब्लम्स है डिजिटल गोल्ड में। अब आपने रेगुलेशंस को लेकर बात की थी, मुझे एक ऐसा छोटा सा आज छोटा सा है, पता नहीं ये कितना बड़ा हो जाएगा फ्यूचर में, क्वांटम पे डिसाइड होगा। पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी है जो आपको कहते हैं कि एक फ्यूचर डेट पे आपको फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी भी मिल जाएगी अगर आपको इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना है फिजिकल गोल्ड में। अब अगर इसे ऑडिट नहीं किया जाएगा तो ये शायद प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि ये सेटअप या ये फिनटेक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उनके पास ये बैकएंड पे उतना फिजिकल गोल्ड का रिजर्व्स है भी या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ये 2-3 चीजों का ध्यान अगर आप रखें तो बेहतर होगा जब आप निवेश करने की कोशिश करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल, आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर टू नो दिस। कीर्तन, आपने जीएसटी की बात की। अब ये मेरे एक शो में ना एक व्यूअर ने भी क्वेश्चन पूछा था और मैं इसका जवाब नहीं ढूंढ पाई, मुझे लगा मैं आपसे पूछ लूँ। गोल्ड ईटीएफ जब खरीदते हैं और बेचते हैं उस पर भी क्या जीएसटी लगता है या नहीं लगता? क्योंकि आपने बहुत स्पेसिफिकली मुझे कहा गोल्ड म्यूचुअल फंड और एसजीबी में जीएसटी नहीं लगता, डिजिटल गोल्ड में लगता है। ईटीएफ के खरीदने और बेचने में जीएसटी लगता है क्या? नहीं लगता है। आपको एज अ कंज्यूमर यू विल नॉट हैव टू पे जीएसटी। फिजिकल गोल्ड में जब आप बेचते हो तो 3% जीएसटी लगता है। डिजिटल में जब आप खरीदते हो तब 3% जीएसटी लगता है। तो आपने 100 रुपए का गोल्ड खरीदा है तो आपको 97 रुपीज का गोल्ड मिलता है, और फिजिकल गोल्ड में जब आप 100 रुपए का गोल्ड बेचने की कोशिश करते हो तो 97 वापस मिलेगा। अब टू मेक द मैथ सिंपल ये बता रहा हूँ। पर गोल्ड में आपके परचेज कॉस्ट पे, यूनिट पे आपको जो एसटीटी से रिलेटेड टैक्स है वो लगता है, आपको एडिशनल जीएसटी नहीं है। ओके, अच्छा, गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी काफ़ी हॉट कमोडिटी बनी हुई है रेनिशा, तो मैं सिल्वर पर भी आपसे पूछना चाहूँगी कि सिल्वर में आप क्या एक्शन देख रहे हैं आने वाले समय में? और हमने सिल्वर में भी एक अच्छा खासा रनअप देखा है। यस, सिल्वर बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास रहा है इस साल 2024 में। ऑलमोस्ट 40% जितनी प्राइसेस बढ़ी है इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिक टर्म्स में भी देखें तो लगभग 33 to 34% जितना राइज आया है।
क्लियर विनर रहा है, बिकॉज गोल्ड से काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। बेस मेटल्स जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वहां पे भी काफी अच्छा रनअप बना है। तो जो फैक्टर्स गोल्ड को इम्पैक्ट किए हैं वही सेम फैक्टर्स हैं जो गोल्ड सिल्वर में भी काफी अच्छा रनअप दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से अपसाइड अभी भी काफी बाकी है। टेक्निकली काफी अच्छे ब्रेकआउट्स आए हैं, तो मुझे लगता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम $38 तक जाते हुए देख सकते हैं सिल्वर को, जो 1,15,000 तक का लेवल रहेगा। तो मैं एडवाइस कर रही हूँ कि आप थोड़ा डिप्स आए, जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ नवंबर दिसंबर में थोड़ा डिप्स आ सकते हैं प्रेशियस मेटल में, तब बाइंग करना चाहिए लगभग 90,000 के आसपास, जो लगभग $32 के आसपास रहेगा। $32 90,000 की प्राइस, वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। 1,15,000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। काफी एक कंसोलिडेशन फेज के बाद 12 साल के बाद एक ब्रेकआउट आया है, तो वी हैव टू सी। ये एक फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है, बट ये जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ है मुझे लगता है अपसाइड अभी भी काफी बाकी है। सो बाय ऑन डिप्स का मेरा व्यू रहता है लमसम के लिए। बट एक और भी चीज है, मैं गोल्ड एंड सिल्वर में हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि आप सिस्टमैटिक परचेजेस कीजिए, SIPs कीजिए। ETF में भी SIPs कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड डिजिटल सिल्वर में भी SIPs कर सकते हैं। तो आपका ओवरऑल जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो सही रहता है और आपको रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। तो दैट इज द बेस्ट वे टू स्टे इन्वेस्टेड। अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है गोल्ड सिल्वर में या फिर अंडर एलोकेटेड है, तो मुझे लगता है SIP स्टार्ट करना दैट वुड बी द बेस्ट way to stay invested. ओके सर, आई एम श्योर निशा आपसे पूछा जाता होगा कि भाई गोल्ड वर्सेस सिल्वर में आपको क्या पसंद है, गोल्ड या सिल्वर? और मैं ये आपसे ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एज हेड ऑफ रिसर्च पूछ रही हूँ कि गोल्ड और सिल्वर के बीच में आपको क्या ज़्यादा लग रहा है जिसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है? और इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करने के लिए आपको कहूँ तो व्हाट विल बी योर पिक? जी प्रियंका, मुझे लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में अच्छी अपसाइड देखी जा सकती है। और मैं लगभग सबको यही रेकमेंड करती हूँ कि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें आप 20% जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के लिए टोटल इन्वेस्ट करें। उसमें से आप 5 to 10% सिल्वर में कर सकते हैं एंड 10 to 15% के बीच में गोल्ड में कर सकते हैं। तो दैट इज द आइडियल रेशियो, जहां पे आपका रिस्क एडजस्टेड जो रिटर्न है वो काफी बढ़ जाता है। सिल्वर एक हायर बीटा कमोडिटी है, बहुत वॉलेटाइल रहता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट मैं कम रेकमेंड करती हूँ। बट मुझे लगता है फॉर द नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट 20% जितने गेन्स तो दोनों कमोडिटी में आपको दिखेंगे। तो 5 to 10% सिल्वर में करना चाहिए, 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी एलोकेटेड टू गोल्ड। ओके, सो कीर्तन, आई वांट टू रैप अप एंड आपको क्या लगता है गोल्ड में निवेश करने का क्या सबसे बढ़िया तरीका है और ये टाइमिंग कैसी है? क्या अभी निवेश करना चाहिए? कितने टाइम पीरियड के लिए करना चाहिए? किस तरीके से करना चाहिए? गोल्ड ETF मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन इन्वेस्टर आपको गोल्ड ETF डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि प्रॉबली अगले 1 क्वार्टर तक आप गोल्ड में शायद जो बना हुआ मोमेंटम है वो कंटिन्यू देखेंगे, पर नेक्स्ट कैलेंडर ईयर गोल्ड हमें इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। हम ज़्यादा एलोकेशन लॉन्ग ड्यूरेशन फिक्स्ड इनकम में सजेस्ट कर रहे हैं 20% वाले पोर्टफोलियो के लिए। और आज अगर आप निवेश करें तो कम से कम 3 से 5 साल का व्यू लेके आए, क्योंकि गोल्ड बहुत ही सिक्लिकल है और हमने बहुत लंबे लंबे समय तक गोल्ड को बिल्कुल मूव होते नहीं देखा है। तो ये जानना निवेशकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एक कमोडिटी में जब आप निवेश करते हो जो इतना सिक्लिकल है, आपको टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा अगर आप लाइफ हाई लेवल्स पे एंटर कर रहे हो। ओके, सो इस मोरा ट्रेडिंग पर आप टोकन के लिए गोल्ड खरीदेंगे या सीरियसली कुछ निवेश करने के लिए खरीदेंगे, या फिर आप अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदने वाले हैं? टोकन के लिए ETF खरीदूंगा। नो ज्वेलरी। रनिशा, आई एम श्योर आप तो ज्वेलरी खरीदेंगी या नहीं खरीदेंगी? जी, मैं दिवाली पे टोकन बाइंग करूंगी। मैं सोच रही हूँ मैं कॉइन्स खरीदने वाली हूँ और डिजिटल गोल्ड भी खरीदने वाली हूँ। ये दोनों चीजें मैं खरीदने वाली हूँ एंड मैं थोड़ा वेट करूंगी प्राइसेस नीचे आए तो नवंबर दिसंबर में मैं ज्यादा लमसम या फिर और भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सीखिए इनसे किस तरह से स्मार्टली गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को हैप्पी दिवाली। हम उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी जगमगाती रोशनी लेकर आए। शुक्रिया हम मनी 9 के साथ जुड़ने के लिए।
ऑलराइट, सो चलिए, आपके वो हैप्पी दिवाली गोल्ड में निवेश करना है तो सही तरीका, सही कौन सा वो एसेट है जो आपको चुनना चाहिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट ने आपको सजेस्ट किया है। तो गोल्ड पे जब नजर डालें तो केवल चमकते हुए सोने की ज्वेलरी नहीं देखिए, ETF का ऑप्शन है आपके पास, डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन है आपके पास गोल्ड के फंड ऑफ फंड है जिन्हें म्यूचुअल फंड कहते हैं, इसका भी ऑप्शन है जिसे आप निवेश के लिए चुन सकते हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। इतना ही आज की इस खास बातचीत में।